नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और आज मेरे साथ हैं एक समाज सेवी, कवयित्री, आर्टिस्ट, हाईकोर्ट अधिवक्ता और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की संयुक्त सचिव मंजू पांडे जी, जो कि महक जौनपुरी के नाम से भी जानी जाती हैं। महक जौनपुरी जी शहर दक्षिणी से प्रत्याशी हैं नवनिर्माण पार्टी से। मंजू पांडे जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, पहले तो सबसे पहले शहर दक्षिणी से प्रत्याशी बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अब मैं अपने सवाल पे आती हूँ। मेरा सवाल ये है कि हाईकोर्ट के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में आपको क्या बेसिक फ़र्क लगता है? हाई कोर्ट का जो चुनाव है वो अधिवक्ता मतलब शिक्षित जो लोग हैं उनका चुनाव है। अच्छा। वहाँ पे तो सब ठीक है, वहाँ पे एक अपनी बात को रखना और लोगों को अंडरस्टैंड कराना वो सही है, लेकिन ऐसे हमें लगता है कि लोगों से जुड़ने का इसमें ज़्यादा मौका मिलेगा जी। और चुनाव में जो अंतर आप कह रही हैं, अंतर मुझे यही है कि इसमें सभी वर्ग के लोग हैं और सभी तबके के लोग रहेंगे इसमें। अच्छा, मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए राजनीति कितनी चुनौतीपूर्ण होती है आपके हिसाब से, और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब आपने राजनीति में आने का मन बनाया तो फिर आपने एक अननोन पार्टी को क्यों चुना? एक्चुअली मुझे राजनीति से बचपन से इंटरेस्ट रहा है और मेरे फादर भी कांग्रेस से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, प्रधान रहे हैं, विधानसभा भी लड़े हैं, लेकिन मुझे कांग्रेस पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मैं पार्टी के बारे में इंटरेस्ट भी नहीं लेती थी। हाई कोर्ट के इलेक्शन के लिए मुझे ऐसा लगा कि वहाँ एक इमेज बन रही थी और लोगों ने मुझे सराहा और इसलिए मुझे लगा कि वहाँ के लिए सही है। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि लोगों से जुड़ने का एक माध्यम है और लोगों से जुड़ने के लिए किसी पार्टी विशेष का होना ज़रूरी नहीं है मेरी समझ से, और लोगों से जुड़ने के लिए नई पार्टी इसलिए कि हमारी जो सपा है और भाजपा है या कांग्रेस है या जो भी पार्टियां हैं, कुछ न कुछ लोगों के बीच नकारात्मक बातें हैं जो मतलब मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं से सभी लोग परेशान हैं, हर पार्टी से परेशान है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उनके पास हमारी पार्टी आती है तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक पार्टी है और उन्हें एक मजबूत ऑप्शन मिलेगा, इसलिए मुझे लगा कि इस पार्टी से आना चाहिए। जी, महक जौनपुरी जी, आप एक कवयित्री हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, तो मुझे ये बताइए कि आजकल ये कहा जाता है कि डिजिटल मीडिया के दौर में जो पुरानी कलाएं हैं वो किसी तरह से खत्म होती जा रही हैं। आप इसकी वजह क्या मानती हैं? क्योंकि सभी लोग कुछ न कुछ करने के लिए फेसबुक पे आ रहे हैं अपनी बातों को जी। और मैं इस तरह से पुरानी कलाओं के एकदम पूरी तरह से खिलाफ नहीं सोचती हूँ, क्योंकि जो लोग आर्टिस्ट घर में थे, जो हम पुरानी कलाओं को नहीं हम प्रदर्शित कर पाते थे, वो आज फेसबुक मीडिया के माध्यम से हम प्रदर्शित कर रहे हैं और हम अपनी प्रतिभा को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। और कलाएं खत्म हो रही हैं क्योंकि हमारे जो नई जनरेशन है वो फेसबुक से जुड़ी हुई है, ठीक है, और घर में जो चीज़ें थी जैसे माताओं के गीत और जो भी था वो सब एकांत, कहीं ना कहीं से लोग एकांतवासी होते जा रहे हैं जी। तो निश्चित रूप से इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजें हैं मेरी समझ से। अच्छा जी, महक जी मुझे ये बताइए कि आप एक कवयित्री हैं जी, तो हम ये चाहेंगे कि आप पहले तो हमारी ऑडियंस को अपनी कविता के माध्यम से कोई एक छोटा सा संदेश दे दें। जी बिल्कुल। तो मैं पब्लिक से जिन्होंने मुझे सराहा और सराखों पे बिठाया, हमें इतनी छोटी उम्र में हमारे अधिवक्ता साथियों के द्वारा मैं सराही गई हाई कोर्ट जैसी जगह पे, तो मैं अपने सभी देशवासियों से और खासकर शहर दक्षिणी प्रयागराज के सभी वासियों से मेरा एक निवेदन है और उनके लिए 4 पंक्तियां मैं समर्पित करती हूँ। वोट भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे आप, यही लेके दिल में उम्मीद चली आई हूँ। वोट भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे आप, यही लेके दिल में उम्मीद चली आई हूँ। जौनपुरी कहते हैं नाम है महक मेरा, लेने यहाँ आपका आशीष चली आई हूँ। मेरा ये जो हौसला है आपका दिया हुआ है, आपकी ही दी हुई मैं प्रीत लेके आई हूँ। जौनपुरी कहते हैं नाम है महक मेरा, लेने यहाँ आपका आशीष चली आई हूँ। निश्चित रूप से आप सभी की बेटी हूँ, बहन हूँ और आप मुझे सपोर्ट करेंगे, इसी उम्मीद के साथ इस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है ताकि हम आप सभी का आवाज़ बन सकें और आपकी आवाज़ को हम विधानसभा तक पहुँचा सकें। बहुत ही बेहतरीन कविता थी।
तो मुझे ये बताइए कि एक कवयित्री, इतनी बेहतरीन अदाकारा और एक अधिवक्ता होने के साथ साथ आपकी अचानक राजनीति में रुचि कैसे आ गई? जैसा कि मैंने पहले से ही बताया, राजनीति तो मेरे खून में थी जी। और मेरे फादर की वजह से। हाँ। तो बस उसको जागृत करने की देरी थी। हाई कोर्ट जैसी जगह पे मुझे वो मौका मिला और मैं राजनीति में आई, तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों के करीब और उनके दर्द को समझने का एक बहुत अच्छा ये माध्यम है जी। मैं करती भी रही हूँ, ये मेरा नेचर भी है कि मैं लोगों से मिलती हूँ, लोगों को अगर बहुत जहाँ तक मदद कर सकती हूँ मैं मदद करती हूँ। तो मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है, इसलिए मैं इसमें आना चाहती थी और मौका मिला। तो ये पार्टी मुझे नई जरूर दिखी लेकिन अच्छी है। महक जी, इसकी जो नीतियाँ हैं वो मुझे पसंद आई। अच्छा जी जी। महक जी, अब एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल, आप एक महिला हैं और महिलाएं मल्टीटास्किंग के लिए जानी जाती हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप जब इस चीज में आई तो आपको परिवार और राजनीति को संभालने में आपको कितनी मुश्किलें हुई? मुश्किलें तो एक महिला के लिए बहुत आती है। अगर कोई भी महिला घर से बाहर निकलती है और वो प्रोफेशनल वुमेन है तो मुश्किलें तो वैसे ही बहुत आती हैं। लेकिन फिलहाल मुझे फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला, मेरे मायके से, मेरे ससुराल से, मेरे हस्बैंड से। मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मतलब मेरे साथ मुश्किलें आ रही हैं। सबने सपोर्ट किया और सबने मुझे संभाला, और जिसकी वजह से मैं आगे तक सोच पाती हूँ, वरना घर में ही उलझ के रह जाती। जी। तो अब हम लोग आते हैं राजनीति पर। मुझे ये बताइए कि शहर दक्षिणी में बसपा, सपा, भाजपा जैसी बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच मंजू पांडे जी और नवनिर्माण पार्टी खुद को कहाँ पाती है? देखिए, अगर आप में सच्चाई है जी तो आप अपने को साबित करने के लिए कहीं भी खड़ी हो सकती हैं, और अगर आप अपने को प्रूफ कर पाती हैं तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। और प्रूफ करने के लिए जरूरत ये नहीं है कि हम किस पार्टी से हैं। जब हम किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो वहाँ कोई कैंडिडेट नहीं लड़ता, वहाँ पार्टियां लड़ती हैं। और अगर आपको एक नई पार्टी, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो वहाँ से निश्चित रूप से आप अपने व्यक्तित्व को ला सकती हैं सामने, और निश्चित रूप से आप को ये लग सकता है कि मेरे कितने अपने हैं और मैं क्या कर सकती हूँ लोगों के लिए, और लोग मेरे लिए क्या कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से इसलिए मुझे मंजू पांडे जी, अब मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से 2022 के चुनाव में कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहने वाले हैं? मुद्दे तो बहुत हैं, किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी भी है, नियुक्तियां एक भी नहीं हुई हैं जी, और अधिवक्ताओं के भी मुद्दे हैं बहुत सारे। तो आपको क्या लगता है 2022 में सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल। अच्छा, तो क्योंकि बहुत पब्लिक बहुत ज्यादा उठ चुकी है। अच्छा जी, सत्तारूढ़ पार्टी से, और निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और होगा भी। अच्छा, अब आते हैं सीधे आपके विधानसभा क्षेत्र पर। मुझे ये बताइए कि शहर दक्षिणी में आपको क्या समस्याएं लगती हैं? शहर दक्षिणी में समस्याएं, पहले तो बहुत ज्यादा भीड़ है, क्राउडेड इलाका है, वहाँ ओवरब्रिज होना चाहिए। अच्छा। और सड़कें भी थोड़ी चौड़ीकरण होना चाहिए, और जैसे वहाँ पानी की भी समस्या है, जगह जगह नाली और जगह जगह जो भी है पानी बहुत ज्यादा भरते हैं जी। और ये सब है। आपने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है? जी हाँ, किया जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वहाँ की सड़कें कुछ खासी ज्यादा उनकी हालत खराब है? जी जी, बहुत खराब है। अभी मैं कल उधर गई थी जी, और इतना ज्यादा सफोकेशन हो रहा था कि मतलब रहना मुश्किल हो रहा था, और मतलब वहाँ की जो भी विकास है वहाँ को नजरअंदाज किया गया है। अच्छा जी। शहर दक्षिणी के जो विधायक हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं, तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने शहर दक्षिणी में बहुत विकास कार्य किया है। क्या आप उनके दावों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा। कहना, कथनी और करनी में अंतर होता है। कहने को तो वो कह रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता भी संतुष्ट नहीं है, और ये बात मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए आपसे कह रही हूँ। जरूरत पड़ी तो इसको साबित भी कर दूंगी। अच्छा जी। लेकिन जो ये कैबिनेट मंत्री जी हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने हर 10वें घर पे अपना एक कार्यकर्ता लगा के रखा है, तो इस लेवल पे नवनिर्माण पार्टी की क्या मतलब भागीदारी है? वो अपना क्या रणनीति बना के रखे हैं? निश्चित रूप से वो लगा चुके होंगे, क्योंकि हमारे जो अभी मंत्री जी हैं जी, तो काफ़ी हमारे सत्तारूढ़ पार्टी से रिलेटेड भी हैं, और अपनी मतलब काफ़ी वजन रखते हैं उस क्षेत्र में। लेकिन ऐसा नहीं है, ये उनका भ्रम भी हो सकता है, और नवनिर्माण पार्टी मेरी आने वाले समय में ये साबित करेगी। अच्छा जी।
मंजू जी, प्रदेश सरकार जो है वो हमेशा ये कहती है कि मतलब पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ही ज्यादा दुरुस्त है। क्या आप इस बात से कोई तवज्जो रखती हैं? जी नहीं, कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का मतलब ये होता है कि सबको न्याय मिले। वन साइडेड न्याय की बात कानून हमारे कहीं भी संविधान में वन साइडेड नहीं कहा गया है। और यहाँ तो हमारे आदरणीय जो अब हम बता सकते हैं, हमारे जो भी मुख्यमंत्री जी हैं, उनका जो भी कहना है बिल्कुल गलत है, क्योंकि वन साइडेड जो भी फैसला लेते हैं और उसको एक बार नोटिफिकेशन भी नहीं करना उचित समझते होंगे कि पब्लिक की भी राय ले ली जाए कि इसके बारे में क्या ओपिनियन है, और इससे आम जनता बहुत त्रस्त है। और क्या आप किसी खास मुद्दे को चिन्हित करना चाहेंगी? नो। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि वकालत के अलावा भी आप क्या समाज सेवा और में लगी रही हैं आज तक? वकालत के अलावा मैं महिला काव्य मंच से जुड़ी हूँ, जैसा कि आप जानती हैं मैं साहित्य में हूँ, तो इसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ यूपी की। तो मेरा हर जिले में इकाई वाइज चलती है, उसमें मतलब पूरे प्रेसिडेंट होते हैं, सारी कार्यकारिणी होती है और इकाइयाँ रहती हैं और मंथली चलता रहता है। और कई ऐसे संस्थाएं हैं जहाँ से मैं जुड़ी हुई, साहित्यिक हैं और वैसे भी हैं। और अच्छा जी, आप पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं, आप एक सचिव हैं, तो क्या इसके बाद भी आप बार का चुनाव लड़ेंगी? अभी तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, और मैं फ्यूचर प्लानिंग बहुत दूर की नहीं करती हूँ, मैं प्रेजेंट की करती हूँ। अगर मुझे मौका मिलता है और लोग मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और मैं सत्ता में मेरी पार्टी आती है, मैं विधानसभा पहुंचती हूं, तो लोगों के बीच आकर फिर मैं रिटर्न नहीं होना चाहूँगी। मैं पूरी तरह से समर्पित भाव से उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहूँगी। अच्छा, तो सिंस आप नहीं लड़ रही हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अध्यक्ष पद पर किस वकील का समर्थन करना चाहेंगी? किसी वरिष्ठ का करना चाहेंगी या किसी कनिष्ठ वकील का करना चाहेंगी? आप किनको देखना चाहेंगे अध्यक्ष पद पर? हाई कोर्ट में? जी। अब अपने तो सभी ही हैं, यहाँ पे भी नो कमेंट। अच्छा क्योंकि सभी अपने हैं, मैं किसके पक्ष में बोल सकती हूँ। और यहाँ एक फैमिली का चुनाव होता है, 1 साल के लिए होता है। अच्छा। तो किसी को इस बार मौका मिला तो किसी को नेक्स्ट टाइम मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, मैं सभी जो जीते या जो हार रहे हैं, जो जीत रहे हैं, सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं और दुआ सबके लिए है। जी जी। यहाँ पर मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंजू जी, अब मुझे ये बताइए कि पहले की राजनीति और अब की राजनीति में आप क्या बदलाव देखती हैं? पहले की राजनीति लोग मतलब आते थे तो जनता का हित देखते थे, लेकिन अभी राजनीतिकरण एक तरह से बहुत ज़्यादा अपने स्वार्थों के लिए हो गया है। तो मुझे वंशवाद, जातिवाद बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा जी, तो अब आते हैं सीधी राजनीति पर। आप ये बताइए मुझे कि रोजगार, महंगाई और शिक्षा, ये 3 बड़े मुद्दे हैं हमेशा से। तो पहले पर आते हैं, तो रोजगार के लिए आपकी पार्टी की और आपकी खुद की क्या रणनीति होने वाली है? जी जी, रोजगार के लिए हमारी पार्टी की तो रणनीति जो है ये है कि सभी को रोजगार मुहैया कराया जाएगा, और जिनको रोजगार मुहैया नहीं कराया जा रहा है उनको एक निश्चित भत्ता का प्रोविजन किया जाएगा। अच्छा। जो 10,000 तक का होगा, ताकि उनका जीवन यापन हो सके अच्छे से, जब तक उनको रोजगार नहीं दे दिया जाता। और जितनी भी एडहॉक वाले जो भी नियुक्तियां हैं उनको रेगुलर कर दिया जाएगा। अच्छा जी, तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि शिक्षा पर आपकी क्या नीति है और महंगाई को आप कैसे काबू में करने वाली हैं? शिक्षा पर हमारी नीति है कि एक समान शिक्षा नीति का हमारी पार्टी समर्थन करती है और उसे लागू भी करेगी। और शिक्षा के लिए शिक्षा निःशुल्क करने वाली है, ये हर स्तर से, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो कोई फॉर्म भरना हो, सबका जो भी है फाइनेंस वो हमारी सरकार, राज्य सरकार बेयर करेगी। अच्छा, और महंगाई के लिए आप क्या करने वाली हैं? अगर हम शिक्षा को कंट्रोल कर लेते हैं, हमारा हर तबका शिक्षित होगा और हम हर सभी को रोजगार मुहैया कराएंगे, तो महंगाई ऑटोमेटिक घट जाएगी। अच्छा जी,
इंसान अपना आकलन सबसे अच्छा करता है, जी, ये कहा बिल्कुल। जाता है। तो ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगी कि आप ये बताइए कि 2022 में आपके हिसाब से नवनिर्माण पार्टी कहाँ पर रहेगी? निश्चित रूप से ये पार्टी जिस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, जी तो आने वाले समय में जी ये एक हमारे अच्छी पार्टी होगी, हमारे भारत में, एक इंडिया के लिए एक सही साबित होगी और लोग भी इससे जुड़ते जा रहे हैं और लोग अच्छा। जी। जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से चुनावों में मीडिया का क्या रोल होता है? मीडिया का तो बहुत रोल होता है। जी मीडिया मतलब मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसको मतलब जिसको चाहे वो हाईलाइट कर सकती है और लोग जो पब्लिक होती है थोड़ा सा, हमको लगता है उसको भी इस बात को समझना चाहिए कि हाईलाइट जरूरी नहीं है कि जो दिखता है वो गोल्ड ही हो। कभी कभी गोल्ड परखने वालों की नज़रों पे डिपेंड करता है। तो मेरा ये निवेदन है कि वो हर कोई जौहरी बने ताकि अपनी किस्मत को संवार सके और किस्मत की पारखी बन सके और वो अच्छी पार्टी को वोट दे, हमारी पार्टी को वोट दे और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करे ताकि हम उसकी आवाज़ बन सकें। जी जी। आज आप राजनीति में गिरावट का जिम्मेदार किसे मानती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, और इसमें आप क्या बदलाव ला सकती हैं अपने हिसाब से? राजनीति में गिरावट जो है, सबसे पहले तो हमारी निजी स्वार्थ पूर्ति है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। हमारा जातिवाद है, वंशवाद है, तो इस वजह से लोगों के बीच भी जो एक भावनाएं राजनेता को मतलब रूप में होती थी, राजनेता के लिए होती थी, वो गिर गई हैं। उनकी मनोदशा भी गिर गई है। वो जो सम्मान होता था वो अभी नहीं है। और क्या आप इसमें कोई बदलाव ला सकती हैं अपने कार्यों के? बिल्कुल जी। एक राजनेता को लोगों से जुड़ना चाहिए, लेकिन एक राजनीति का जो है, मैं चाहती हूँ कि राजनीति सिर्फ राजनीति हो, न कि उसे प्रोफेशन बनाया जाए। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक हमारे विदेश से कोई आ रहे थे, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, इंडिया में आए थे हमारे अतिथि बन के। उनसे पूछा गया कि आप क्या करते हैं, तो वो बोले कि मैं फार्मर हूँ। लेकिन हमारे राजनेताओं से पूछा गया कि वो क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं राजनेता हूँ और इसके अलावा मैं कोई प्रोफेशन नहीं है। तो ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है जो हम अपने राजनीति को प्रोफेशन बना रहे हैं। निश्चित रूप से अगर राजनीति प्रोफेशन नहीं बनेगी तो ये अपने आप में इसका अस्तित्व और इसका कद ऊंचा हो जाएगा। और मैं अगर मेरी सरकार आती है तो अपने इस वादे पे निश्चित रूप से खरा उतरेगी। अगर आपको शहर दक्षिणी की जनता अपना विधायक चुनती है तो आप पहला काम शहर दक्षिणी में क्या करवाना चाहेंगी? शहर दक्षिणी में पहला काम, पहले तो सड़कें सही होनी चाहिए, ताकि जिस तरह से पब्लिक डिस्टर्ब रहती है, भीड़ को, चौक इलाका देख लीजिए जी। अब ये जरूरी है, जैसे हम विंध्याचल देखिए, विंध्याचल का चौड़ीकरण हो रहा है जी। तो अगर हम चौक में भी ये लागू करें इस बात को, हम सड़क को थोड़ा सा करें तो वो भी हो सकता है, हमारी सड़कें दुरुस्त हो सकती हैं। ओवरब्रिज जहाँ बनना चाहिए वहाँ बनना चाहिए। और पीने की पानी और सड़कें सबसे पहले मेरा मुद्दा रहेगा जी जी। अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि शहर दक्षिणी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश मैं ये देना चाहूँगी कि वो मुझे वोट करें, सपोर्ट करें। मैं उनकी बेटी हूँ, बहन हूँ, और अगर बेटी पे भरोसा किया जाता है तो निश्चित रूप से बेटियाँ कभी भरोसा नहीं तोड़ती हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके हर सुख दुख में शामिल रहूँगी, आपकी आवाज़ बनकर मैं विधानसभा जाऊँगी और आपको ये एहसास नहीं होने दूँगी कि आपकी आवाज़ कमज़ोर है कहीं से जी। धन्यवाद। महक जौनपुरी जी, आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते जी। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थी मंजू पांडे जी उर्फ महक जौनपुरी जी, जिन्होंने हमें राजनीति के बारे में अपनी अलग एक परिभाषा बताई, हमें अलग चीज़ों से रूबरू कराया, हमें शहर दक्षिणी के बारे में कई सारी समस्याओं से रूबरू कराया। ऐसे ही कई दिग्गज नेताओं से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो और इजाज़त दीजिए मुझे यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को।